बिहार बोर्ड क्लास 10th का फिजिक्स का जितना भी पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है वो इस वीडियो में मौजूद है। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, और इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो सभी को पढ़ेंगे। तो देखिए ध्यान से, अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणपुंज कौन सा होगा? परावर्तित किरणपुंज इसमें कह रहा है कौन सा होगा, तो इसका आंसर चलिए ध्यान देंगे, अभिसारी किरणपुंज। इसका आंसर हो जाएगा अभिसारी किरणपुंज। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा अभिसारी किरणपुंज, ये है बी नंबर का अभिसारी किरणपुंज। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कौन सा होता है? काल्पनिक। कैसा होता है समतल द्वारा बना प्रतिबिंब? कैसा होता है? काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। चलिए आगे है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्त, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्त होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्त का मान कितना होता है? ये हो जाएगा क्या? ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा +1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? +1 आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर का, प्रकाश एक रूप है, तो प्रकाश किसका रूप है? प्रकाश किसका रूप है? प्रकाश किसका रूप है? तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है? प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है। ये हमारा बी नंबर का जवाब प्रकाश ऊर्जा का रूप है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न 5 नंबर का है। 5 नंबर का प्रश्न अगला है कि किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को क्या करती है? गर्म करती है, प्रकाशित करती है, माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है, माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है। इसका जवाब देखिए दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा ए बी सी तीनों, यानी कि डी आंसर ए बी सी तीनों। यानी कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे? प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे? प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे है, विद्युत चुंबकीय तरंगे है, विद्युत चुंबकीय तरंगे है। चलिए दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण तो है, तो बताना कि प्रकाश किरण है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है प्रकाश का बिंदु पथ, किरण का बिंदु पथ, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ए नंबर, प्रकाश का बिंदु पथ, प्रकाश का बिंदु पथ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न का हो जाएगा दोस्तों, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। दोस्तों समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। आगे चलिए, तेल लगा कागज, यानी कि तेल लगा कागज दोस्तों कैसा हो जाता है? तेल लगा हुआ कागज पारभासी होता है, आधा छीदा उसमें दिखता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? पारभासी या पारभाषक। क्या हो जाएगा? पारभाषक। इसका आंसर सी हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। ये दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा होगा अच्छा से, तो कोई बात नहीं, बोल देते इसको कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें गमन करती है किसमें? सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। इसका आंसर हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? ए नंबर। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, इसका ए नंबर हो जाएगा इसका। दूसरा प्रश्न है कि किरण के समूह को क्या कहा जाता है? यानी किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? दोस्तों किरण पुंज भी कहा जाता है और प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। किरण पुंज भी कहा जाता है और प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। किरण पुंज भी कहा जाता है और प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? दोस्तों ये होता है समांतर। कैसा होता है? समांतर होता है, समांतर किरण प्रकाश पुंज होता है। 14 नंबर का प्रश्न है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनती है? छाया बनेगा, है ना, छाया उपछाया बनेगा। बस इसका आंसर ए बी दोनों हो जाएगा। इसका ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका जवाब ए बी दोनों हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। किस दर्पण में मानी जाएगी? उस दर्पण का नाम हम लोग को बताना है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसका मान क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसका हो जाएगा किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह की परिपाटी अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। किसकी? तो अवतल दर्पण की। 15 नंबर का प्रश्न है, 15 नंबर का प्रश्न है, अवतल दर्पण के अवैवित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए, अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? तो फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के
बीच फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा? प्लस में हो जाएगा दोस्तों, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्तर। इससे 17 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन सा है? ऑप्शन ए में है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। और यहाँ बी नंबर ऑप्शन है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब मिल सकता है? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब मिल सकता है? तो किसी भी दर्पण में अगर वस्तु का प्रतिबिंब जानना चाहेंगे तो हमको समतल में भी मिलेगा, उत्तल में भी मिलेगा और अवतल में भी मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सभी, इनमें से सभी। चलिए अगला देखते हैं कि गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा क्या कहलाती है ना? तो गोलीय दर्पण का द्वार कहलाती है। क्या कहलाती है? गोलीय दर्पण का द्वार कहलाती। अगला है, इस प्रश्न को समझिए। 20 नंबर का प्रश्न है कि किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, यहाँ होना चाहिए कि क्या, यहाँ होना चाहिए सीधा, ये जो कट गया इसके आगे यहाँ होना चाहिए सीधा कॉमा आभासी या क्या, या समतल। तो ये हो जाएगा किसमें दोस्तों? ये हो जाएगा उत्तल में, है ना। इसमें केवल अवतल है, केवल उत्तल है, केवल समतल है ना। या तो समतल में अथवा या तो उत्तल में होगा। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी आंसर। क्या हो जाएगा? डी आंसर ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। आगे चलिए 22 नंबर का प्रश्न है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है ना? किससे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल से। किससे हो जाएगा? उत्तल से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 23 नंबर का वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा। 24 नंबर का प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस, यहाँ क्या होना चाहिए था? फोकस। यहाँ क्या होना चाहिए? फोकस है ना। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और छोटा, काल्पनिक और छोटा। इसका आंसर हो जाएगा क्या? काल्पनिक और बड़ा। क्या हो जाएगा? काल्पनिक और बड़ा। चलिए 25 नंबर का प्रश्न है, अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान कितना होगा, है ना। आवर्धन का मान हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। इसका आंसर यही हो जाएगा। 26 का क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। अवतल दर्पण में धनात्मक और उत्तल दर्पण में ऋणात्मक हो जाएगा। आगे चलिए 26 हो गया। 27 का चलिए F बराबर R/2 है ना। सत्यापन के लिए कह रहा है F बराबर R/2 सत्य है, केवल किसमें हो जाएगा? अब ये तो F बराबर R/2 अवतल दर्पण में हो जाएगा और उत्तल दर्पण में भी हो जाएगा। ये दोनों में हो जाएगा, अवतल दर्पण में हो जाएगा और उत्तल दर्पण में भी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए 28 नंबर का प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बन सके। क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए, कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बन सके। तो वक्रता केंद्र पर रखने पर, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और समान, उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनता है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखेंगे। 29 नंबर का प्रश्न है कि फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। कहाँ पर? अवतल दर्पण से। 30 नंबर का प्रश्न है किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण का, ठीक है।
31 नंबर का क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या आपको याद होगा, एक सूत्र लिखा होंगे, F बराबर R/2, यानी कि उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, R बराबर F बराबर R/2। इसका हो जाएगा दोस्तों आधी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगला चलिए, अगला है 32 नंबर का प्रश्न है। 32 नंबर, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त होने वाले गोलीय दर्पण है ना, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आप ही बताइए कौन सा हो जाएगा। इसका हो जाएगा प्रश्न समझ, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए यहाँ होना चाहिए, क्या यहाँ होना चाहिए, छूट गया, यहाँ होना चाहिए प्रतिबिंब, क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ होना चाहिए प्रतिबिंब, क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखना चाहिए। इसका हो जाएगा मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। आभासी 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 एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन का मान सदैव धनात्मक होता है। आवर्धन का मान सदैव धनात्मक होता है। किसी कार का अप्रदीप्त में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन होगा, निम्नलिखित में कौन हो जाएगा, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा, है ना। किसी कार का अप्रदीप्त में क्या हो जाएगा, प्रयुक्त हो जाएगा उत्तल। 36वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। इसका आंसर है उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होता है, अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है। 37वां क्वेश्चन है किस दर्पण का उपयोग सामान्य वाहनों के पश्चिम दर्पण के रूप में किया जाता है। पश्चिम दर्पण के रूप में किया जाता है, पश्चिम दर्पण के रूप में पश्चिम दर्पण के रूप में किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या, उत्तल दर्पण का उपयोग पश्चिम देश में किया जाता है। नंबर का प्रश्न है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को ज्ञात करने के लिए प्रयोगकर्ताओं को मापन की जरूरत पड़ती है। कैसे और कहाँ रखें तो उसकी जो है कि दृष्टि अच्छी होगी, जैसे कि पर्दा तथा पर्दे के बीच की दूरी को, या दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, उसके बाद ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जो इनका आंसर जो है हो जाएगा ए बी दोनों, ठीक है। अब चलिए 39 नंबर का देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर का प्रयोग करता है, ठीक है। कौन दर्पण प्रयोग करेगा डॉक्टर, तो इसका जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण ना, अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा। अगला प्रश्न 40 में, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी क्या होगी, एक सूत्र था कि एफ बराबर होता है R/2, यानी कि 40/2 कट के हो जाएगा कितना 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका जवाब। 41 का प्रश्न देखते हैं, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में क्या प्रयोग किए जाते हैं, अवतल दर्पण के द्वारा सोलर कुकर काम करता है। चलिए 42 का है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण, ठीक है। 43 का क्वेश्चन है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, सीधी रेखा में। 46 का क्वेश्चन है, 46 का क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। 47 का क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम। क्वेश्चन है 47 नंबर का क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, ये एक बराबर हो जाएगा अपवर्तन। आपतन कोण बराबर हो जाएगा परावर्तन कोण के।
48 का क्वेश्चन कि प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या हो जाएगा। प्रकाश तरंग का उदाहरण हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग 50 का गाड़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण। और अंतिम नंबर 50 का है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। आगे चैप्टर दूसरा का भी ऑब्जेक्टिव इसी चैनल पर अपलोड होगा, आप लोग देख लीजिए।